हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बेहतर होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने OneExam.in पर। और हम लोग जो है आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नया सब्जेक्ट जो है पढ़ने जा रहे हैं, जो शायद आपने इससे पहले लाइफ में कभी नहीं पढ़ा होगा और पहली बार इस चीज़ को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे ये क्या चीज़ है, आखिर क्या किस तरीके से काम करती है। लेकिन ये चीज़ है बड़ी, नॉलेज के हिसाब से बड़ी आपका ज्ञानवर्धक जो है, नॉलेज एनरिचमेंट करेगी, आपका ज्ञानवर्धन करेगी। क्योंकि ये बेसिकली गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करती है, गवर्नमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल मैटर्स है, वित्तीय जो मामलात है, पैसों से रिलेटेड, वो सारे किस तरीके से होते हैं, क्या क्या अड़चने आती है। हमें देखने में होता है, ऐसा लगता है कि सरकारी लोग ढीले ढाले काम कर रहे हैं, लेकिन वो नियमों से बंधे हुए होते हैं। उनके हाथ जो है इतने, एक प्राइवेट एंटिटी के अंदर जितनी फ्रीडम होती है, जितनी पावर होती है, उतनी पावर शायद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास नहीं होती। तो इसी वजह से वो जो है फाइलों के अंदर, और जिसको हम लाल फीताशाही कहते हैं कि जैसा लिखा हुआ वैसा नहीं है, तो वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो बड़े इंटरेस्टिंग ये नियम है। और हमारा जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है, जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम के लिए ये जो है 75 मार्क्स के लिए जो है आपसे पूछे जाएंगे GF&AR, जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स रूल, यानी सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम। ठीक है, तो इसके कुछ चैप्टर्स जो है वो हमारे लिए रेलेवेंट है। अब जो है हम लोग इसको सिस्टमेटिकली उन सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 जो है पढ़ना शुरू करेंगे। और जैसा हमने RSR जितनी शिद्दत से, जितनी गहराई से एक एक चीज़ को पढ़ा, वैसा ही मैं प्रयास करूँगा उससे और ज़्यादा बेटर तरीके से आपको इन रूल्स को जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। इस बार जो है मैं आपको हर वर्ड का, हर डेफिनेशन या उस मेन शब्द का हिंदी साथ साथ में लिखवाता चलूँगा, ताकि हिंदी के अपने साथियों के लिए भी कोई परेशानी नहीं हो। मैं ये बार बार क्लियर करता हूँ, फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये जो क्लासेस हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों के लिए कॉमन है। मैं जो सारी बातें बोल रहा हूँ, अभी तक जो भी बोली मैंने हिंदी में बोली, आगे भी मैं हिंदी में बोलूँगा, सारी चीज़ें समझाता हिंदी में हूँ। बट यहाँ जो क्लास के अंदर नोट्स यूज़ कर रहा हूँ, ये इंग्लिश के यूज़ कर रहा हूँ। इसका हिंदी PDF आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और क्लासेस का पर्पज़, लक्ष्य जो है वो सिंपली चीज़ों को समझना होता है, याद करना होता है। तो वो मैं बोल के समझाऊंगा, बोल के ही याद करवाऊंगा। जब आपको खुद को पढ़ना होगा तो आपके पास हिंदी की PDF अवेलेबल होगी। तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें, बिल्कुल भी दिमाग के अंदर ये ब्लॉकेज, दीवार बना के ना बैठें कि ये तो इंग्लिश के अंदर है। इवन मैंने कल परसों एक RSR का जो है एग्ज़ाम का MCQs कुछ सॉल्व करवाए, 10 कमेंट आ गए नीचे, ये सारे इंग्लिश में। आप अगर वो वीडियो को देखते तो आपको समझ आता, मैं हर चीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन को हिंदी में बता रहा हूँ, उसको आप कैसे इंग्लिश बोल सकते हो। इतनी देर में मैं बोला, 5 मिनट हो गई करीब, क्या मैंने कुछ भी इंग्लिश बोला? नहीं। ठीक है, तो वो जो है ब्लॉकेज आप सारे दिमाग में क्लियर रखें, एकदम फ्रेश माइंड से इस सब्जेक्ट को शुरू करें। 75 मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। 25 क्वेश्चंस इधर का उधर कर सकते हैं आपको। RSR के मैंने क्वेश्चंस बताए थे, जो लास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस किए थे, तब आपको शायद कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा कि कितने इजी और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस जो है आपको रूल्स एक तो कंठस्थ करने, और बाकी जो कुछ टाइम लिमिट डाटाज है वो चीज़ों को पढ़ना है, और उसके लिए भी हम रिवीजन करेंगे। फिलहाल का जो हमारा मुद्दा है ये है, तो इसे स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, OneExam.in इस नाम से ये ऐप है अपनी। इस ऐप के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए शायद ही इससे बेहतरीन कोर्स और इससे बेस्ट जो कंटेंट है आपको कहीं भी ऑल ओवर राजस्थान के, पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए इतनी शिद्दत और इतनी मेहनत के साथ हमने एक एक चीज़ को तैयार किया है इस कोर्स के लिए। सभी जो है अपने अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, और पूरा 365 डिग्री कवरेज जो है हमने 360 365 कितनी डिग्री होती है वो सारा कवरेज किया है। किस तरीके से मैं बताता हूँ। पहली बात तो हमारे पढ़ाने की अप्रोच जो है वो बिल्कुल टू दी पॉइंट सिलेबस वाइज। सिलेबस का पहला पॉइंट है तो वो पहले पॉइंट की पहली क्लास आपको, ऑडिट पढ़ रहे हो तो ऑडिट में मिलेगी, अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो अकाउंट्स में मिलेगी, RSR पढ़ रहे हो तो RSR, बिल्कुल टू दी पॉइंट सिलेबस वाइज चलें। फिर उसके अंदर सारी चीज़ों को कवर करते हुए,
और मैक्सिमम रिवीजन, अभी देखिए 15 तारीख से रिवीजन शुरू होंगे, तो किस तरीके से आप देखिए एक एक सब्जेक्ट को अपन समराइज करेंगे, एक एक टॉपिक को मैराथन क्लास के अंदर, और सारी चीज़ें क्लास के अंदर ही याद करेंगे। सिमिलरली टॉपिक वाइज आपको PDF नोट्स दिए गए हैं, टॉपिक वाइज ही आपको MCQs करवाए जा रहे हैं, फिर इसके अंदर आपके कुछ मॉक टेस्ट भी जो है फ्री ऐड किए जाएंगे, ताकि आपकी पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन, आपको एक भी पेपर बाहर से कहीं से कुछ एक्स्ट्रा परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। वर्तमान के अंदर ये कोर्स आपको 1699 की प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, जो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। इसकी ओरिजिनल प्राइस 1999 जो है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम ये ओरिजिनल प्राइस इसको कर देंगे। तो अगर आप अपने पेपर 2 को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, और मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कह सकता हूँ, आपको बिल्कुल मन में कॉन्फिडेंस होगा जब अगर आप इन सारे जो है कंटेंट्स को फॉलो करते हो, सिंसियरली जो है अपनी तरफ से उतना एफर्ट डालते हो, तो पेपर 2 आपकी ताकत बनेगा, आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। और जब एग्ज़ाम में जाते हैं, जब हमें कॉन्फिडेंस होता है, तो आप आधा रेस वहीं जीत जाते हो, आपका एग्ज़ाम वहीं क्रैक हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। तो जो लोग भी जुड़ना चाहें आप इस पे आ सकते हैं। 4 सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, जो आखिरी 2 सब्जेक्ट है GFNDR एंड इकोनॉमिक्स, इनकी क्लासेस जो है वो चल रही है। तो आप बिल्कुल देरी ना करें, पेपर 2 की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। GFNDR क्या है, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड जो है, इंट्रोडक्टरी पार्ट वो आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। एक कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एंटिटी या कोई भी प्राइवेट निजी संस्था जो है, वो वर्सेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के अंदर बेसिक जो मूल डिफरेंस है वो किस चीज़ का है। देखिए, निजी संस्था के अंदर जो पैसा होता है, यानी जो पूंजी होती है, कैपिटल जो होती है, वो कैपिटल कौन लगाता है? तो कैपिटल लगाते हैं इनके शेयर होल्डर्स या जो भी ओनर्स, इसके मालिक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ओके, फिर ये लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट इसको चलाने के लिए जो है एम्प्लॉयज़, स्टाफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, अलग अलग लेवल के जो है पदाधिकारी नियुक्त करते हैं कि आप हमारे व्यापार को क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए, चलाइए, क्योंकि हमने तो पैसा लगा दिया। अगर उनमें से कोई जानकार है तो वो खुद भी मैनेजमेंट में आ सकता है, नहीं तो कोई बाहर के जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्हें लाके उनसे व्यापार करवाया जाता है। क्लियर बात। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो मालिक है इनका पर्पज़ क्या है, प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट अर्न करना है, पैसा कमाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मायने रखता है क्या, डिसीजन मेकिंग, कि तुरंत फैसला लिया, राइट टाइम पे राइट डिसीजन जो ले लेता है वो बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल माना जाता है। तो यहाँ पे सब्सटेंशियल पावर होती है किसके पास, इन मैनेजमेंट के पास और इन लोगों के पास। ये इतने ज़्यादा नियमों में बंधे हुए, जकड़े हुए नहीं होते हैं। इनको फ्रीडम होती है डिसीजन लेने की, तुरंत फैसला करने की, कि कोई प्रपोजल है, कोई काम है, उनको प्रॉफिटेबल लग रहा है या उसका फ्यूचर बढ़िया लग रहा है, तो वो तुरंत एक्सेप्ट करने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन बिल्कुल इसका उलट अगर आप देखोगे किसको, गवर्नमेंट सेक्टर को, तो गवर्नमेंट पहली बात तो क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, टू सर्व, लोगों की सेवा करना इसका मकसद है। क्लियर कट बात है, कोई प्रॉफिट नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। प्रॉफिट किसके लिए कमाना, सवाल ही नहीं है। गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट ही क्यों करती है, अब गवर्नमेंट कंपनीज तो प्रॉफिट अर्न करती है, वो एक अलग चीज़ है, वो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, ठीक है। लेकिन जो मेन मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उसका पर्पज़ कभी भी प्रॉफिट अर्न कर नहीं करना, वो तो सर्व करते हैं, जो जनता की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, उनको सेवाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये सारा जो है वो मेन काम रहता है किसका, गवर्नमेंट का। अब इस सब के लिए जो फंड है, यानी जो पैसा है, वो पैसा कहाँ से आता है, तो पैसा भी हम कहाँ से लेते हैं, पब्लिक से लेते हैं, जनता से ही लिया जाता है। टैक्सेस के नाम पे हो गया, या अलग अलग जो दूसरे फीस, चार्जेस, पेनल्टीज, सब पब्लिक का पैसा है। ठीक है, और ये पैसा किसके पास रहता है बताओ,
ये पैसा किसके पास रहता है? तो बेसिकली मान लो ये एक अकाउंट है गवर्नमेंट का, ठीक है। इसमें सारा वो पैसा जो है वो जमा हो गया, अलग अलग पर्पज़ से जो भी आया, टैक्स आया, कोई ग्रांट आई, कोई लोन लिया आपने, कोई फीस आई, कोई पेनल्टीज आई, ठीक है, कोई लोन की रिकवरी हुई, जितना भी पैसा है सारा पैसा यहाँ आके क्या हो गया, अक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया। अब ये जो पैसा जमा हुआ ये है किसका? बेसिकली पब्लिक मनी है, जनता का पैसा है। किसका है ये? जनता का पैसा। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। तो अब इस पैसे को अगर खर्च करना है, इसमें से एक भी रुपया खर्च करना है, एक भी रुपया या एक भी पैसा अगर खर्च करना है, तो आप ऐसे मर्जी से खर्च नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी की तरह कि आपको ठीक लगी, आपने महंगी कार ले ली, आपको ठीक लगा रूम में एसी लगवा दिया। इस तरीके से नहीं होता यहाँ पे। एक भी पैसे का अगर खर्च करना है तो उस खर्च के लिए जो नियम है, वो नियम जो है वो निर्धारित किए हुए हैं कि ये जो खर्चा होगा वो इन निर्धारित पैरामीटर्स, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के रूम में एसी लगवाना है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिस है या कोई सरकारी दफ्तर है, उसमें एसी लगवाना है, तो ये नहीं देखा जाएगा गर्मी है या कितना बड़ा ऑफिसर है, ये देखा जाएगा कि एसी के लिए नियम क्या कहते हैं। तो हमें देखा जाएगा कि एसी के लिए इतना बड़ा जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूम में लगेगा, एक हेड ऑफ ऑफिस के रूम में लगेगा। तो अगर वो इन नियमों की पालना करता है, फिर देखेंगे कि बजट है कि नहीं, ठीक है। जो पुराना एसी लगा हुआ था उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। तो ये जो भी नियम के अंदर बातें हैं, इनमें अगर फिट बैठता है, अगर इनसे पास होता है, तभी जो है नया एसी लगेगा। मतलब आप समझ रहे हो, डिस्क्रिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब जो इच्छा कहते हैं ना कि मन हुआ या मुझे ठीक लग रहा है इसलिए लगवा देते हैं, पुराना वाला काम नहीं कर रहा है, नहीं। अगर पुराना काम नहीं कर रहा है तो उसका स्क्रैप की रिपोर्ट एक इंजीनियर आएगा या टेक्नीशियन आएगा जो रिपोर्ट देगा कि ये स्क्रैप हो चुकी है, ठीक है। मतलब जो भी निर्धारित नियम है सब कुछ जो है वो कौन तय करते हैं? रूल्स। और ऐसा ज़रूरी भी है। पूछो क्यों? अगर ये नहीं हो तो एक प्राइवेट कंपनी के अंदर तो वो ऊपर मालिक बैठे हैं, अगर किसी ने वेस्टेज कर दिया तो ये तुरंत सज़ा दे देंगे, लेकिन सरकार के अंदर तुरंत सज़ा तो मिलेगी नहीं। तो ये पब्लिक का मनी कोई वेस्ट नहीं कर दे, कोई ख़राब नहीं कर दे, इस वजह से ये नियम जो है इनका होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो जमा पैसा है, ये जो भी धनराशि जमा हुई है टैक्स से और अलग अलग पर्पज़ से, इससे जो भी खर्च होगा वो निर्धारित नियमों के तहत, प्लस इनका जो हिसाब किताब है वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक तो खर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जनता से ही अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किससे? जनता से अप्रूवल यानी स्वीकृति, ठीक है। हिसाब किताब भी वापस किसको दिखाना है? जनता को। अब जनता खुद तो इतनी भीड़ को दिखा नहीं सकती, तो इनके जो भी चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पे जो एमपी या एमएलए जो भी लोग हैं, यानी जो विधानसभा या संसद जो है इसके समक्ष जो है वो रखी जाएगी। क्या? पहला तो जो भी खर्चा होना है उसकी अप्रूवल विधानसभा या संसद से ली जाएगी। दूसरा जो आपका हिसाब किताब है यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो भी कहाँ रखे जाएंगे? विधानसभा या संसद के समक्ष रखे जाएंगे कि भाई इतना इतना आपने अलाउ किया खर्चा और ये हमने पूरा हिसाब वापस आपके समक्ष रख रहे हैं। एक एक पाई का जो है वो हिसाब वापस देना पड़ेगा। क्लियर कट बात समझ आई? थोड़ा सा मूल स्वभाव जो है फ़र्क समझ आया कि क्यों जो है इतनी मोटी किताब है ये। देख रहे हो आरएसआर की, मैं दिखा देता हूँ, दिख रही है ये मोटी तगड़ी सी किताब। क्यों ये इतने सारे नियम हैं? सिंपल सी बात है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या कि जो पैसा जो खर्च हो रहा है वो किसका है? जनता का पैसा है, उसे ऐसे ही खर्च नहीं कर सकता कोई। क्लियर? तो अब शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और वन बाय वन जो है हम रूल्स पढ़ना शुरू करेंगे। आपको थीम समझ आ गई होगी,
दोबारा से इसकी हेडिंग पढ़ लीजिए। नियम का नाम क्या है? सामान्य यानी जनरल, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, मतलब फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स रूल। फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड, कि पैसा खर्च वगैरह कैसे होगा, और अकाउंट्स मतलब उसका हिसाब किताब। इनसे संबंधित जो है ये जनरल रूल्स है, ये सामान्य नियम है जिनकी पालना जो है वो करनी होगी। ठीक है, तो हम जो है पूरा डिस्कशन किसको लेके करेंगे? दो ही बातों को करेंगे, एक तो पैसों से रिलेटेड यानी जो फाइनेंशियल वित्तीय, और दूसरा जो है वो अकाउंट्स यानी हिसाब से रिलेटेड। इनसे संबंधित ही जो है वो हम नियम सारे डिस्कस करने वाले हैं। आइए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय कौन सा है? पहला। क्या है? रूल 1, नियम नंबर 1। सुनिएगा, एप्लीकेबिलिटी के बारे में है कि ये नियम किस पे लागू होंगे और क्या है ये नियम। द रूल्स कंटेन्ड इन दिस वॉल्यूम, मतलब इस खंड के अंदर, इस वॉल्यूम 1 के अंदर जो भी नियम है, विच आर एसेंशियली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नर, ये जो है राजस्थान के गवर्नर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है, यानी जो राजस्थान के राज्यपाल हैं उनके द्वारा निकाले गए अलग अलग टाइम पे क्या है? ऑर्डर्स है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर विच शुड बी फॉलोड बाय डिफरेंट अथॉरिटीज सबऑर्डिनेट टू द राजस्थान गवर्नमेंट इन सिक्योरिंग एंड स्पेंडिंग ऑफ द फंड नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एंट्रस्टेड टू देम। सुनिएगा ध्यान से, क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, राज्य सरकार की, तो मैंने आपको बताया थे 3 पिलर होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तो आप जानते हो, जज और कोर्ट वाला सिस्टम। लेजिस्लेटिव मतलब जहाँ कानून बनते हैं, संसद और विधानसभा। एग्जीक्यूटिव मतलब ये जो भी नियम कायदे यहाँ से बने संसद से, उनको लागू करवाने का काम। ठीक है, अब इसमें आते हैं सारे कौन? जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। लेजिस्लेटिव में संसद और विधानसभा, इसमें सारे कोर्ट और ये सारी चीज़ें आती है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार जो है, राजस्थान गवर्नमेंट की अगर बात करें तो इसका एग्जीक्यूटिव जो भाग है, एग्जीक्यूटिव, उसका हेड कौन है, उसका मुखिया कौन है? तो उसका मुखिया होता है राज्यपाल। मतलब एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? राज्यपाल। जुडिशरी का हेड कौन है बताओ? जुडिशरी का, तो वहाँ पे हेड होगा कौन? जो चीफ जस्टिस है या जस्टिस है, क्या मुख्य जो जज है किसके? हाई कोर्ट के। अब यूँ देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट के हेड कौन है? मतलब एग्जीक्यूटिव के, राज्यपाल यानी गवर्नर। तो गवर्नमेंट के सारे काम करने की शक्ति, जो भी गवर्नमेंट के पास पावर है, जितने भी सरकार के काम है, वो सारी शक्तियाँ किसके पास है काम करने की? वो सारी शक्तियाँ राज्यपाल के पास है। लेकिन आप क्या बताइए, एक छोटे से छोटे तहसील ऑफिस या गांव की पंचायत से लेके सचिवालय तक सारे काम, सारे कागजों के ऊपर राज्यपाल के साइन होंगे? नहीं। तो राज्यपाल क्या करते हैं? पावर्स को डेलीगेट करते हैं। डेलीगेट करने का मतलब पावर आगे हस्तांतरित कर देते हैं अपने निचले जो अधिकारी हैं उनको। जैसे राज्यपाल ने पूरी एक नियमों की वो बनेगी पुस्तिका कि भाई ये जो है पावर इसके पास है, ये पावर इसके पास है, चीफ इंजीनियर के पास, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास, आईएन के पास, जेईएन के, मतलब हर जो अधिकारी है अलग अलग, उनके पास ये पावर्स क्या है आगे ट्रांसफ़र की जाती है। अब ये जो नियम है GFR, सामान्य वित्तीय एवं रूल्स, ये क्या है? बेसिकली क्या है ये? राज्यपाल के द्वारा जारी किए हुए ऑर्डर्स है,
किसके संबंध में? ये किसके संबंध में है? पैसों को खर्च करने के संबंध में, कि भाई पैसे जितने भी खर्च होंगे उनके संबंध में। और पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं? तो जो भी निचले अधिकारी या कर्मचारी है, जो भी इनके नीचे अधिकारी या कर्मचारी है पूरे राज्य सरकार में, उनको अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, वो जो भी अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, मतलब जो भी वो वर्क कर रहे हैं, जो भी वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसे करने के दौरान जो भी खर्चे लग रहे हैं, जो भी पैसा लग रहा है, जो भी पैसा लगाना पड़ रहा है, उन पैसों के खर्च के संबंध में ये राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अलग अलग टाइम पे जो ऑर्डर्स हैं उनका कंपाइलेशन है। क्या ये GF&AR, वो सारे ऑर्डर्स एक जगह कहाँ पे है, क्या कहलाते हैं? GF&AR। मतलब कुल मिला के बेसिकली ये कहना है कि राज्य सरकार के अधीन, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर सारे कर्मचारी, अब उसमें ऑफिसर्स भी हैं, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी खर्चा करेंगे यानी एक्सपेंडिचर करेंगे, तो उनके लिए ये नियम लागू होंगे। वो इन नियमों की पालना करेंगे। और ये नियम क्या है? तो ये वो ऑर्डर्स है जो किसने जारी किए हैं? गवर्नर ने। तो थोड़ा थोड़ा क्लियर समझ आ गया। गवर्नर सबसे ऊपर, सारी शक्तियाँ उनके पास, उन्होंने क्या किया? ये शक्तियाँ आगे हस्तांतरित कर दी सारे कर्मचारियों को। ठीक है, अब ये जितने भी कर्मचारी हैं इनको जो जो शक्तियाँ दी है, जो जो इनको काम करने हैं, किसी को ब्रिज बनाना है, किसी को हॉस्पिटल बनाना है, किसी को स्कूल चलानी है, किसी को कर्मचारियों को तनख्वाह देनी है, सबके अलग अलग काम है। लेकिन इन काम को करते हुए जो वित्तीय नियम है उनकी पालना करनी है। और वो नियम किसने जारी किए? गवर्नर साहब ने ही समय समय पे ऑर्डर करके जारी किए। तो दोबारा से देख लीजिए, द रूल्स कंटेन्ड इन दिस वॉल्यूम एसेंशियली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। वो क्या है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। किसके? गवर्नर के, जो डिस्क्राइब करते हैं प्रोसीजर। क्या डिस्क्राइब, क्या बताते हैं? प्रोसीजर विच शुड बी फॉलोड। क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? किसके द्वारा? डिफरेंट अथॉरिटीज़, अलग अलग अथॉरिटीज़ के द्वारा। और उनकी सबऑर्डिनेट, जो किसकी सबऑर्डिनेट है? गवर्नर के नीचे आती है। किस चीज़ का प्रोसीजर? इन डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस इन सिक्योरिंग स्पेंडिंग ऑफ फंड। जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं अपने फंक्शंस, अपने काम करने के लिए। आगे देखिए, इन द मैटर ऑफ रिसिप्ट, कस्टडी एंड पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट मनी। यानी सरकारी जो पैसा है उसकी रिसिप्ट, यानी वो पैसा आना, जमा करना, अपने कस्टडी में रखना और भुगतान करना। दीज रूल्स सेल सप्लीमेंट्री टू द ट्रेजरी रूल। एक ट्रेजरी रूल अलग से और है। ट्रेजरी यानी पैसा या जो कैश शाखा जो होती है, नकद शाखा, उसको ट्रेजरी बोलते हैं। उस कैश के लिए पूरे रूल्स सेपरेट बने हुए। उन ट्रेजरी रूल्स के साथ ये रूल भी लागू होंगे। ये सप्लीमेंट करते हैं, मतलब उनके साथ में सहयोग करते हुए ये नियम है। मतलब वो नियम तो लागू होंगे, ये भी लागू होंगे। वो तो स्पेसिफिक नियम है ट्रेजरी के, ये सामान्य नियम है। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट आपको बताता हूँ कि जैसे ट्रेजरी नियम के अंदर ये बताया होगा कि बिल जो है वो पास होगा, कैसे होगा, कैसे चेक साइन किया जाएगा, कैसे चेक बनेगा, कौन चेक बुक मेंटेन करेगा, किसके, मतलब डिटेल जो छोटी छोटी बातें हैं वो यहाँ क्या होंगे? सामान्य बातें होगी। क्या कि जब भी भुगतान करो तो बजट को देखो, भुगतान जो है तुरंत हो जाना चाहिए, डिले नहीं करना है, अगर कोई पैसा आया तो तुरंत जमा करवा दो सरकारी खाते में। सामान्य बातें यहाँ पे होगी। क्लियर? तो पहला रूल क्या कहता है? एप्लीकेबिलिटी, कि ये नियम आखिर है क्या। तो हमें ये समझ आता है कि ये गवर्नर के द्वारा जारी किए गए अलग अलग ऑर्डर्स हैं, जो नीचे की जितनी भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ हैं वो अपने वर्क जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उस दौरान इन नियमों की पालना करनी है जब भी वो कोई पैसा खर्च कर रहे हैं। साथ ही अगर पैसों का आना, कस्टडी यानी अपने पास रखना, और भुगतान करना यानी पेमेंट, इनके संबंध में जो ट्रेजरी रूल्स हैं उनके सहयोग में ये नियम भी लागू होंगे। ठीक है, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस, यानी कुछ परिभाषाएं जो है वो हम देखते हैं। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुके। हाँ जी, पहली डेफिनेशन देखिए, अकाउंटेंट जनरल। अकाउंटेंट जनरल का मतलब क्या है? महालेखाकार। मैं इन शब्दों को हिंदी में जो है साथ साथ में लिखता जा रहा हूँ। महालेखाकार, क्या होता है अकाउंटेंट जनरल? तो देखिए, सीएजी जानते हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया के अंदर अकाउंट्स और ऑडिट के अंदर हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था। संविधान के अंदर इसका जिक्र किया हुआ है, और इनका काम है बेसिकली दो, गवर्नमेंट के एक तो अकाउंट्स और दूसरा ऑडिट करवाना, ठीक है। ऑडिट के अंदर भी आपको याद हो तो हमने सीएजी का जिक्र किया था और पढ़ा था, तो वही है जो सीएजी है। उसी का क्या होता है, एक स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर जो सर्वोच्च ऑफिस होता है उसको बोलते हैं एजी, यानी अकाउंटेंट जनरल। क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट जनरल। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो क्या होते हैं? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये होते हैं अकाउंटेंट जनरल, इनको बोलते हैं महालेखाकार, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन दे रखी है, मीन्स हेड ऑफ एन ऑफिस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये भले ही अकाउंटेंट जनरल नाम समझ आ रहा है ना, लेकिन ये काम दोनों करते हैं, अकाउंट्स और ऑडिट, है ना। ये इससे कंफ्यूज मत होना कि वो ऊपर वालों का नाम तो सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये अकाउंटेंट मतलब अकाउंटिंग, ऐसा नहीं है। दोनों काम करते हैं, ये भी अकाउंटिंग ऑडिटिंग, ये भी अकाउंटिंग ऑडिटिंग। बस फ़र्क इतना है, ये राज्य स्तर पे होते हैं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं। अब देखिए, हेड ऑफ ऑफिस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट और अकाउंट्स हु कीप द अकाउंट्स ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, जो राजस्थान गवर्नमेंट के क्या करते हैं, पूरे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। पूरी फाइनल जो अथॉरिटी है वो कौन है? महालेखाकार। दूसरा शब्द देखिए डेफिनेशन, अप्रोप्रिएशन। क्या मतलब है अप्रोप्रिएशन का? हिंदी में कहते हैं इसको विनियोग। आप वैसे जानते हो अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? मान लो कि ये सरकार का टोटल 1 लाख करोड़ का फंड है, सरकारी पैसा है, ठीक है। इसमें से 5,000 करोड़ रुपए मान लो सरकार ने दे दिए, किसके लिए? कि ये भाई जो है 5,000 करोड़ जो है इससे रोड्स बनेगी, ठीक है। तो ये 5,000 का क्या हो गया? अप्रोप्रिएशन हो गया, विनियोग हो गया एक तरीके से। विनियोग, बिल्कुल एग्जैक्टली यही शब्द है हिंदी के अंदर। ये 5,000 अप्रोप्रिएट हो गए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए किसके लिए? किसी पर्टिकुलर काम के लिए। तो मतलब टोटल फंड का वो हिस्सा जो किसी विशेष काम के लिए जो है साइड में कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन कहलाता है। आपने अगर पार्टनरशिप अकाउंट्स कभी पढ़ा है, पढ़ा ही होगा, जाहिर सी बात है। पार्टनरशिप के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाया जाता है कि मान लो टोटल प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए का पार्टनरशिप फर्म का हुआ, तो एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। उसके अंदर क्या होता है कि ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है उसको 3 पार्टनर है ए बी सी, तो तीनों में जो है बांटा जाता है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बेसिकली बांटना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, अगली परिभाषा देखिए, द बैंक। बैंक का मतलब तो क्या है? देखिए यहाँ बैंक का मतलब जो सामान्य बैंक जो हमारे जनरल पार्लेंस में हम यूज़ करते हैं वो नहीं है। यहाँ बैंक का मतलब ऑथराइज्ड बैंक, एक तरीके से वो बैंक जो स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे ऑथराइज्ड है, ठीक है। तो देखिए, बैंक मीन्स एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय जो स्टेट बैंक है उसकी कोई भी शाखा या उसकी सब्सिडरी बैंक की कोई शाखा। जैसे एसबीआई की पहले 6-7 सब्सिडरी होती थी, एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, और इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इलाहाबाद, और 6-7 सब्सिडरियाँ होती थी। तो या तो कोई ब्रांच जो एसबीआई खुद की है, या कोई ब्रांच एसबीआई की किसी सब्सिडरी बैंक की, या एनी ब्रांच ऑफ अ बैंक एज में बी अपॉइंटेड, या किसी दूसरी बैंक की कोई दूसरी ब्रांच जो भी अपॉइंटेड है, 6 7 सब्सिडरी होती थी। तो या तो कोई ब्रांच जो एसबीआई खुद की है, या कोई ब्रांच एसबीआई की किसी सब्सिडरी बैंक की, या एनी ब्रांच ऑफ अ बैंक एज में बी अपॉइंटेड, या किसी दूसरी बैंक की कोई दूसरी ब्रांच जो भी अपॉइंटेड है।
क्या, किस बात के लिए अपॉइंटेड है? टू एक्ट एज एन एजेंट, कि वो एजेंट के रूप में काम करे। किसका? आरबीआई का। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, वैसे तो ये बात आपको पता होगी, हम और आपके खाते तो कहाँ होते हैं, अकाउंट कहाँ होते हैं बताओ? जो सामान्य बैंक होती है। सामान्य बैंक का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनके अंदर। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो खाता है, गवर्नमेंट की जो बैंकिंग का काम है, गवर्नमेंट का बैंक जो है वो कौन होता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब आरबीआई तो हर जगह ब्रांच खोलने से रहा, तो आरबीआई क्या करती है? अपने बिहाफ पे आगे किसी को ऑथोराइज कर देती है। ठीक है, और ऑथोराइज क्या करती है कि भाई आप हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट के ये जो भी ट्रांजैक्शन है या जो भी पैसों का लेन देन है वो आप हैंडल कीजिए। तो यहाँ जो है जीएफएनडीआर के लिए बैंक का मतलब क्या है? तो बैंक का मतलब ये है, जीएफएनडीआर के लिए, इन नियमों के लिए बैंक का ये मतलब है कि कोई भी ब्रांच किसकी? एसबीआई की, या एसबीआई की सब्सिडरी की, मतलब सहायक जो बैंक हैं, सब्सिडरी बैंक की, या कोई अदर बैंक की, किसी तीसरी बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोई भी। ठीक है, वो ब्रांच जिसको ऑथोराइज किया है किसने? आरबीआई ने। किस काम के लिए? टू एक्ट एज एन एजेंट, कि भाई आप एजेंट के रूप में काम करो। किसका एजेंट? हमारा एजेंट, यानी आरबीआई का एजेंट। और आप क्या करो? ट्रांजैक्शंस करो। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बिहाफ पे। राजस्थान सरकार के जितने भी ट्रांजैक्शन है, पैसों का लेन देन है, आरबीआई अपने बिहाफ पे एक एजेंट नियुक्त करता है। वो एजेंट क्या है? वो ब्रांच है, जो एसबीआई की हो सकती है, किसी एसबीआई की सब्सिडरी की हो सकती है, या कोई तीसरी बैंक की कोई ब्रांच, लेकिन वो होनी चाहिए आरबीआई के द्वारा ऑथोराइज्ड बैंक होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन कौन कर सकती है? सिर्फ आरबीआई ही पावर है उसके पास ही। तो दोबारा से देख लीजिए डेफिनेशन एक बार फिर से। बैंक का मतलब, बैंक मीन्स एनी ब्रांच ऑफ एसबीआई, एनी ब्रांच ऑफ सब्सिडरी बैंक, एनी ब्रांच ऑफ अ बैंक एज मे बी अपॉइंटेड एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ आरबीआई, जो एज ए आरबीआई का एजेंट काम कर रही है। ऑथोराइज टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस, जो ऑथोराइज्ड है क्या करने के लिए? गवर्नमेंट बिजनेस। गवर्नमेंट बिजनेस का मतलब गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस एज पर आरबीआई एक्ट 1934, और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो आरबीआई एक्ट 1934 में क्या है? उसमें बेसिकली ये लिखा है कि गवर्नमेंट की जो बैंक है वो कौन होगी? आरबीआई होगी। और आरबीआई जहाँ खुद नहीं, तो आरबीआई अपने बिहाफ पे किसी को क्या कर सकती है? ऑथोराइज कर सकती है, एसबीआई या उसकी किसी सब्सिडरी बैंक को। जहाँ वो नहीं है तो किसी और तीसरी बैंक को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अपने जेडीयूएनएल की, जहां मैं वर्क करता हूं, वहां पे हम लोग नॉर्मली सारे अकाउंट किसके होते हैं? एसबीआई के। लेकिन हम कई बार जो है अदर बैंक की फैसिलिटीज़ भी लेते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं, बेसिकली हमें अप्रूवल लेनी होती है। तो अप्रूवल के बाद में जो है आप किसी अदर बैंक की सर्विसेज भी ले सकते हो, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट, ई फोकल पॉइंट ब्रांच। ये क्या है? ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ई फोकल पॉइंट ब्रांच। ये बेसिकली क्या है? यूँ समझ लीजिए, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है। अब इस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के हजारों जो है कलेक्शन अकाउंट है, मतलब जहाँ पैसा कलेक्शन होता है, अलग अलग जगह अलग अलग कलेक्शन अकाउंट। क्योंकि एक अकाउंट में सारा पैसा आएगा तो रिकन्सिलेशन में दिक्कत होती है, कहाँ से कितना पैसा आया, कौन से हेड में कितना आया। तो अलग अलग कलेक्शन अकाउंट होते हैं। अब ये जो अलग अलग होते हैं, ये डिफरेंट ब्रांचेज के अकाउंट ब्रांचेज में खोले जाते हैं। अब मान लो जालोर का है तो वो जालोर की ब्रांच में कहीं खोलेगा, या कहीं कोई अदर ब्रांच में खोलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि एक किसी ब्रांच को क्या बता दिया जाता है? नोडल ब्रांच बना दिया जाता है। कि मान लो एसबीआई जयपुर कलेक्ट्रेट, ये क्या है? नोडल ब्रांच है। इसको बोला गया कि भाई गवर्नमेंट के जितने ट्रांजैक्शन है, इसका पूरा हिसाब किताब जो है
वो आप मेंटेन करोगे, भले ही एसबीआई की किसी भी ब्रांच में हो, राजस्थान की क्या पूरे इंडिया की किसी भी ब्रांच में, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का अगर पैसे का कोई हिसाब किताब है तो हम आपको नोडल ब्रांच के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। आप जो है वो कंप्लीट अकाउंटिंग मेंटेन करोगे, हिसाब किताब मेंटेन करोगे। तो ई फोकल पॉइंट ब्रांच का मतलब वो ब्रांच जो रेस्पॉन्सिबल है प्रॉम्प्ट एंड एक्यूरेट अकाउंटिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ कलेक्शन रिपोर्ट टू डेली टू ई ट्रेजरी। जो ई ट्रेजरी होती है, ट्रेजरी मतलब सरकारी जो कोष खाना है, सरकार का जहाँ पैसा सारा रहता है, जो हिसाब किताब रखते हैं, डेली बेसिस पे उनको क्या भेजे, एक्यूरेट और सही अकाउंटिंग और रिपोर्ट भेजे कि कितना पैसा दिन भर में कलेक्शन हुआ। कि मान लो एसबीआई की टोटल 1000 अकाउंट्स के अंदर अलग अलग में इतना इतना पैसा आया। अब ये जयपुर कलेक्ट्रेट ब्रांच की ड्यूटी है कि वो शाम को रिपोर्ट जो है ई ट्रेजरी के अंदर भेजे। तो ई फोकल पॉइंट ब्रांच का मतलब ये क्या है, एक नोडल ब्रांच है। इसको हिंदी में भी ई फोकल पॉइंट ब्रांच ही कहेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम अधिकारी। सक्षम प्राधिकारी, अथॉरिटी का होता है प्राधिकारी। कॉम्पिटेंट यानी सक्षम, किसी काम को करने के लिए कौन सक्षम है। तो देखिए, सक्षम प्राधिकारी का मतलब जिसको भी सरकार ने क्या किया है, पावर डेलीगेट की है। सरकार ने क्या किया है, पावर्स दी है। जिसने भी पावर जिस भी अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने पावर दी है। अब हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सक्षम अधिकारी होते हैं। फॉर एग्जांपल जेडीवीएनएल है तो जेडीवीएनएल के अंदर भी 50 सक्षम अधिकारी है। जैसे किसी को कनेक्शन देना है उस काम के लिए सक्षम अधिकारी कोई और है, अगर कोई टेंडर करना है तो उसके लिए कोई और है, कहीं लोन लेना है तो उसके लिए कोई और है। हर काम के लिए अलग अलग जो सक्षम अधिकारी है रहते हैं। ठीक है, तो सक्षम अधिकारी का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जिसको भी पावर दी गई है नियमों के तहत, वो क्या है, सक्षम अधिकारी। नेक्स्ट सीएजी। सीएजी आप जानते हो, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट वैसे ही मैं बता चुका हूँ आपको, जो आरएसआर नियम थे उसके अंदर कि भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस संविधान के अंदर 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 266 एंड 267। इनके अंदर 2 फंड्स की बात की गई है, 2 चीज़ों का जिक्र किया गया है। 266 के अंदर बात की गई है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट। इसमें बात की गई है कंसोलिडेटेड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया या स्टेट। अब इसको हिंदी में भी मैं बता देता हूँ आपको। कंसोलिडेटेड फंड और इसको बोलते हैं राज्य की संचित निधि। और वहीं अगर बात करें जो सेकंड है कंटीजेंसीज फंड, उसका मीनिंग होता है क्या, राज्य की आकस्मिक निधि। अब सुनिएगा, समझिएगा दोनों क्या होते हैं। संविधान के अंदर ये लिखा गया है कि भाई सरकार का जो भी पैसा है, गवर्नमेंट का जो भी पैसा, मतलब वो पैसा जो गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, मतलब जिसके ऊपर किसका अधिकार है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, भारत सरकार की बात कर रहे हैं, तो वो सारा पैसा जो भारत सरकार के अधीन है, जिस पे हक किसका है, भारत सरकार का है, इस सारा पैसा ये हो सकता है ये अलग अलग ब्रांच के अलग अलग बैंक अकाउंट में पड़ा हो। कोई कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है, लेकिन इस टोटल पैसे को हम क्या पुकारेंगे कि ये भारत का क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत सरकार का टोटल जो कंसोलिडेटेड फंड है वो ये है, मतलब टोटल संचित जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है वो ये है। अब इस पैसे से अगर कुछ भी खर्च करना है तो वो पहले आपको संसद से क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही अगर राज्य सरकार है तो राज्य का क्या होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ राजस्थान या स्टेट बोल सकते हो, किसी भी राज्य का भी एक क्या होगा,
कंसोलिडेट, वो सारा पैसा जिस पे किसका हक है, मालिकाना हक किसका है, गवर्नमेंट का, तो उसको हम क्या पुकारते हैं कि वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ राजस्थान, जो भी स्टेट है वो। दूसरा कंटीजेंसीज, कंटीजेंसीज का मतलब आकस्मिक, ये वो पैसा होता है जो कुछ पैसा साइड में रख दिया जाता है। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर टोटल जितना भी जमा हुआ पैसा इसके अंदर, या राज्य का जो भी पैसा जमा हुआ, उसमें से मान लो 5,000 करोड़ क्या कर दिए गए, साइड में रख दिए गए। ये किसके लिए है, इमरजेंसी के लिए। मतलब कोई आकस्मिक कोई ऐसी स्थिति आ गई जहाँ कोई अनफोर्सीन खर्चा आ गया, कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई, तो उस इमरजेंसी को मीट आउट करने के लिए, उस आकस्मिक चीज़ को भुगतान करने के लिए ये एक आकस्मिक निधि यानी कंटीजेंसीज फंड, उसको भी मेंटेन किया जाता है। ये कौन मेंटेन करता है, तो इंडिया लेवल पे प्रेसिडेंट और यहाँ पे गवर्नर, ठीक है, राज्य में राज्यपाल। तो ये दो जो है आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, 266 एंड 267। ओके, 266(1) एंड 267(2). ओके, कंटीजेंसीज फंड और कंसोलिडेटेड फंड। तो दोबारा से डेफिनेशन देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यहाँ हम स्टेट की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। मीन्स द फंड, वो फंड यानी वो पैसा जो आर्टिकल 266(1) के अंदर बताया गया, जिसमें क्या होगा, ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान सरकार के द्वारा प्राप्त ऑल रेवेन्यू, जितने भी पैसा प्राप्त हुआ वो सारा। दूसरा, ऑल रेवेन्यू रेज्ड बाय गवर्नमेंट बाय इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल, लोन, वेज एंड मीन्स एडवांस, मतलब किसी भी सूरत में लोन वगैरह